हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है। इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, कोई भी एक 2D स्ट्रक्चर है, बॉडी है, उसमें से आप लिक्विड पास करवा रहे हो। तो उस स्ट्रक्चर में से, उस बॉडी में से कितना लिक्विड पास होगा उसे हम कहेंगे फ्लक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का फ्लक्स। और उसी 2D स्ट्रक्चर में से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाओगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी बॉडी में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफरेंस क्या है इसमें? देर इज नो फ्लो ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड फ्लो। अब देखो, लिक्विड तो आप देख सकते हो अपनी नज़रों से पास होता हुआ, बहता हुआ, तो कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, एक फिजिकली आप ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है लिक्विड तो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते फिजिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ये बताती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सो the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of the strength of electric field at that point. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है। अब उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। मान लीजिए ये 2D स्ट्रक्चर है आपके पास, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पास हो रही हैं। अब इस स्ट्रक्चर में से मान लो 5 लाइंस पास हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 5। और अगर 7 पास हो रही है तो 7, 2 पास हो रही है तो 2। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। तो अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अभी आपको ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नज़र आ रही है। और अगर धीरे धीरे हम सरफेस का एंगल चेंज करते जाएंगे कुछ इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कम होती जाएगी पास होना। और एक टाइम पे जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल भी पास नहीं होंगी। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है सरफेस तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0, और जब परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। और अगर किसी एंगल थीटा पर है तो हम इस सरफेस के वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे। जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगा वो कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे। अब थीटा एंगल पे हमने ले लिया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा? अगर डेल्टा एस हम एरिया ले रहे हैं तो डेल्टा एस कोस थीटा जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखी है। देखो 4 सरफेस बनी है, परपेंडिकुलर जब होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी और मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और जब पैरेलल होगा तब 0 फ्लक्स पास होगा। देखो, the number of field lines crossing it is proportional to E delta S. We tilt the area element by angle. Clearly the number of field lines crossing area element will be smaller. जैसे हम सरफेस को टिल्ट करेंगे किसी एंगल पे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है पास हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। बेसिकली अगर जब हम लिक्विड पास करवा रहे हैं किसी, मान लीजिए एक रिंग है, रिंग में से हम लिक्विड पास करवा रहे हैं, तो हम पे डिपेंड करते हैं कि हमने रिंग कैसे पकड़ी है। अगर हम रिंग को परपेंडिकुलर पकड़ के बैठे हैं लिक्विड के तो लिक्विड सबसे ज़्यादा पास होगा। और रिंग को अगर हम टिल्ट कर रहे हैं किसी एंगल पे तो लिक्विड कम होता जाएगा। और रिंग को हमने लिक्विड की ही डायरेक्शन में रख दिया, मतलब उसके पैरेलल रख दिया, तो उसमें से लिक्विड कितना पास होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 0। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी एंगल थीटा पे उसको रखा है सरफेस एरिया को, तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उसको हम कंसीडर करेंगे और हम लेंगे ई डेल्टा एस कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर इज अलोंग इट्स नॉर्मल। तो एरिया
वेक्टर एरिया जो सरफेस हमने लिया है उसका जो अब एरिया वेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर अलोंग किसके होगा, नॉर्मल के। आपको पता है कि नॉर्मल किसी भी सरफेस का हम बनाते हैं, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये पेज है एक, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस तरफ। तो एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्मल के अलोंग होता है। अब देखिए, अब आपके पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड सरफेस है, एक स्फीयर है मान लो, या फिर एक क्यूब है मान लो। तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, हम सबसे टॉप वाली साइड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो टॉप वाली साइड का जो सरफेस है उसका जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उसके दो नॉर्मल ड्रॉ होंगे, एक तो आउटवर्ड और एक इनवर्ड। अब आपको कौन सा नॉर्मल कंसीडर करना है, वो नॉर्मल होगा आउटवर्ड नॉर्मल। The vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of outward normal. तो outward normal की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर आ रहा है सरफेस का, हमें वो कंसीडर करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये 2D स्ट्रक्चर है, अब इसके ऊपर वाली सरफेस है, तो ये जो आउटवर्ड नॉर्मल है इसे हमने कंसीडर करना है। एंगल थीटा इज हेयर, एंगल थीटा हेयर इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस। थीटा एंगल कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सरफेस के बीच का जो एंगल है थीटा, मतलब जिस एंगल पे उसको बॉडी को जो सरफेस एरिया है उसको हमने टिल्ट किया है, वो एंगल है थीटा। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, मान लीजिए ए डॉट बी है, तो आप उसको क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर आपके पास ए बी कॉस थीटा है तो आप उसको लिख सकते हैं ए डॉट बी। अब यहाँ हमारे पास ई डेल्टा एस कॉस थीटा था, ये देखिए ई डेल्टा एस कॉस थीटा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, एरिया। अब देखिए यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, समेशन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब हम क्लोज सरफेस की बात करें, मान लो स्क्वायर की हमने बात की, तो उसकी 4 सरफेस है, चारों सरफेस से अलग अलग फ्लक्स पास होगा। तो जिस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उन सभी सरफेसेस का फ्लक्स निकाल के उनका सम करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया है समेशन, ठीक है। ये देखिए वेक्टर कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो हमने लिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला इज दिस, the approximation sign is put because the electric field E is taken to be constant over a small area element. अप्रोक्सीमेशन साइन इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं ओवर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक सिंपल सा टॉपिक है कि एक सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।